हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का जो 2023 का एसएससी एमटीएस का हम पीवाईक्यू करवा रहे थे वो आपका फाइनली ओवर हो चुका है। सारे शिफ्टों का मैंने करवा दिया है। आप जाकर के देखेंगे तो एसएससी एमटीएस और जीडी आपके 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मैंने करवा रखा है। अब हम लोग 2022 का पीवाईक्यू देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। देखिए, सीजीएल भी हमारा पास में ही, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीजीएल और एमटीएस दोनों का मैं अल्टरनेट डेज पर आपको करवा देता हूँ, और आगे जैसा फिर रहेगा तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो तो रिस्पांस देखने पर होगा। बाकी एमटीएस तो मैं 2022 आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि करगम फोल्क डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। यहाँ पर अगर करगम फोल्क डांस की मैं बात करूँ तो जो करगम आपका लोक नृत्य है, इसका रिलेशन जो है ये तमिलनाडु राज्य से है, आपको याद रखना है। करगम आपसे पूछा गया तो तमिलनाडु हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे करगा यही पूछा जाता कि करगा आपका पूछ लिया जाएगा तो फिर आपका कर्नाटक हो जाता। करगा आपका कर्नाटक का है, करगम आपका तमिलनाडु का है। हरियाणा से आप लूर डांस याद रख सकते हैं, लूर आपसे पूछा जाता है। गुग्गा नौमी आपसे कई बार पूछा गया, तो गुग्गा नौमी भी आपको हरियाणा से याद रखना है। एंड हरियाणा के साथ साथ आपका राजस्थान में भी गुग्गा नौमी मनाया जाता है, क्योंकि इस बार जो है आपको हरियाणा ऑप्शन में नहीं दिया गया था। अभी कौन सा एग्जाम था, आई थिंक आपका फेज 12 का एग्जाम था या सीपीओ का एग्जाम था, उसमें ये नहीं दिया गया था। नेक्स्ट एक आपका आगे है कि राजस्थान वगैरह को आपको जैसे घूमर वगैरह याद ही होंगे। बथुकम्मा आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फूलों का त्यौहार कहते हैं। तो बथुकम्मा की मैं बात करूं तो इसका रिलेशन जो है आपके तेलंगाना से, इसको भी याद रखना है। असम के आपको पता है सत्रिया हो गया, आपका बिहू हो गया, आपका नाटी गोपाल हो गया, काली गोपाल हो गया, ये सारे जो हैं असम से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम को टैकल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नॉलेज आपको चाहे जितनी हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक करते हैं। तो बस उन्हीं गलतियों को सुधार करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए, स्पीड को मेंटेन करने के लिए में मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें सबसे बेस्ट जो मॉक टेस्ट होता है वो आपका टेक्स्ट बुक का होता है, जिसका हैप्पी आवर्स का सेल चल रहा है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 500 में जो है ये देखने को मिल जाएगा, जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो, जो कि पूरे 1 साल के लिए सारे एग्जाम इसके कवर हो जाते हैं। इसके अंदर आपको देखना है, और इसको परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यानी कि एक ही पास आपको खरीदना है और सारे एग्जाम जो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। 80,000 से भी ज़्यादा आपको अलग अलग एग्जामों के मॉक टेस्ट मिलेंगे। 700 प्लस अलग अलग एग्जाम्स मिल जाएंगे, जिसके 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूजर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके 12 अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप किसी भी स्टेट से आते अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप जो है यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है, तो इसको परचेज कर लेना है आप लोगों को। मेरा कूपन कोड आपको राज10 यूज कर लेना है आपको। अभी देखिए, कल आई थिंक रात से आपका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है, तो 27 इसमें बढ़ गया। मैंने टेलीग्राम में भी कल आपको डाला हुआ था, क्योंकि प्राइस इसका इंक्रीज होने वाला है। बाकी चाहे जिस प्राइस में हो, मेरा कूपन कोड आप राज10 यूज करना, आपको 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी आप लोग कर देता हूँ, इसीलिए इंग्लिश में, कि जो ऐसा अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिस आपके यानी कि जिस भी आपके क्राइम कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वारंट का मतलब ही होता है जब आपको वारंट की ज़रूरत होती है तो उसको आपको कोर्ट से लाना होता है। और जब बिना वारंट किसी को हम गिरफ्तार कर सकते हैं तो वो हमारे होते हैं सीरियस क्राइम, जिनको बोलते हैं, यानी जिनको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, सीरियस क्राइम है। और ये 2017 के जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। बाकी एमटीएस में तो आया ही, ये करवाना है तो संज्ञेय अपराध होते हैं, यानी कि सीरियस क्राइम की श्रेणी में आते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपके आते कौन से हैं, जैसे कि आपकी हत्या हो गई, यानी कि मर्डर आपका हो गया, रेप हो गया, ये सारे जो आपके क्राइम होते हैं, चोरी हो गई, अपहरण यानी कि किडनैपिंग हो गई, ये सारे संज्ञेय अपराध में आते हैं, जिसमें कोर्ट के परमिशन यानी कि वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये आपके संज्ञेय अपराध हो जाते हैं। असंज्ञेय की मैं बात करूं तो इसमें आपका जैसे धोखाधड़ी हो गया, धोखाधड़ी वाला जैसे आपका केस आ गया, धोखाधड़ी वाला केस हो गया। इसके साथ साथ आपका जालसाजी का आपके ऊपर केस लग गया, जालसाजी के साथ में मान लीजिए आपके ऊपर मानहानि का केस किसी ने कर दिया, तो ये सारे जो केस होते हैं ये आपके आ जाएंगे असंज्ञेय अपराध में, जिसके तहत अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आपको वारंट लाना ही पड़ेगा।
तो ये आपको इन पर वारंट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में। देखिए सिनजियांग आपने नाम सुना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सिनजियांग जो है ये आपका चाइना में है, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक सोने की खान है सिनजियांग, जो कि आपके कहाँ पर है, चाइना में। भारत में कौन सी हमारी ये सोने की खान, तो वो केजीएफ है, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। कोलार गोल्ड फील्ड है और ये पाई जाती है कर्नाटक स्टेट में। इसके साथ ही हम लोगों को खेतड़ी याद रखनी। खेतड़ी की खाने अगर मैं बात करूं तो खेतड़ी के खानों का जो रिलेशन है वो आपका तांबे से, खेतड़ी के खाने तांबे से, और खेतड़ी की खाने जो है आपकी राजस्थान में पाई जाती हैं। पन्ना की मैं बात करूं तो पन्ना हमारा कहाँ आता है, ये हमारा आता है मध्य प्रदेश में, और ये प्रसिद्ध है हीरे के लिए, यानी कि हीरे की जो खान है पन्ना, ये क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है मैग्नस कार्लसन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी मैग्नस कार्लसन की यहाँ पर बात की गई है कि ये इनका रिलेशन है वो किस स्पोर्ट से है। तो यहाँ पर आपका चेस यानी कि शतरंज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका रिलेशन इनका मैग्नस कार्लसन का है। बाकी इनका देश भी यानी कि कंट्री भी आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्वे देश के निवासी हैं, और 2013 की मैं बात करूं अगर, तो 2013 के बाद के टाइम पर ये दूसरे यानी कि सेकेंड नंबर के वर्ल्ड चैंपियन बने हुए थे, जब इनकी उम्र महज 22 वर्ष थी। ये इनका स्टैटिक का क्वेश्चन है कि 22 वर्ष की उम्र में जो है मैग्नस कार्लसन जो 2013 में दूसरे विश्व चैंपियन बने, जो कि नॉर्वे देश के निवासी है। इंडिया की मैं बात करूं तो डी गुकेश का कई बार रिलेशन पूछा गया एमटीएस एग्जाम में कि डी गुकेश का रिलेशन, तो इनका भी शतरंज से। आर प्रज्ञानंद तो अभी करंट में ही रहे हुए हैं, तो आपको याद रखना आर प्रज्ञानंद जो है ये भी करंट में है आपके। बाकी पहले जो ग्रैंड मास्टर थे भारत के वो विश्वनाथ आनंद थे, जिनकी जो बायोग्राफी है वो माइंड मास्टर के नाम से लिखी हुई है। कुछ लोगों को ये है इशू कि क्वेश्चन 25 आते हैं और अब 20 के करवाते हैं, तो देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए आपको यहाँ पर 20 करवाता हूँ कि जो क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, जो आपके क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, जो मैंने आपको 10 बार किसी और क्वेश्चन में ऐड करके मैं वो बता सकता हूँ, तो वो मैं 5 क्वेश्चन हटा देता हूँ। क्यों, उसको हर क्वेश्चन को डिट्टो रखना जरूरी नहीं है। जो मुझे लगता है कि आपका बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, मैं उसको रखता हूँ, बाकी रिपीटेड क्वेश्चन मैं वैसे भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन इन द 18th सेंचुरी, यानी कि जो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई थी, यानी कि डिक्लाइन इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री, यानी कि डिक्लाइन ये आपके टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में हुआ था। ये आपके मैं बात करूं डिक्लाइन क्या था आपका, इसमें हुआ था, ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका नहीं हुआ था। तो ये आपका जो है प्रोडक्शन में हुआ था, तो पहला जो है ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो बिलोंग्स टू विच जियोग्राफिकल रीजन। एस्किमो की मैं बात करूं कि इनका जो रिलेशन है वो कहाँ से आपका है, तो जो एस्किमो होती है आपकी, ये आपके पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसकी एस्किमो की बात करी गई है। और मैं अगर एस्किमो की बात करूं, ये आपका कहाँ पर होता है, एक तो आपके रसिया में ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, अलास्का वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर जो है आपका एस्किमो आपकी पाई जाती है। इसके साथ साथ ये लोग टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, और टुंड्रा प्रदेश में ये रहने के साथ साथ क्या करते हैं, ये इग्लू में रहते हैं। इग्लू आपको पता होगा कि बर्फ का घर होता है, तो एक एस्किमो जो होती है एक प्रजाति होती है जो कि आपकी रहती है जाकर के पोलर रीजन में टुंड्रा प्रदेश में, यानी कि जो कि इग्लू के घर बनाकर रहती है अलास्का में, यानी कि रसिया के अलास्का एरिया में जो आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर गरिमा किसकी सुनिश्चित करती है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बंधुता आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है, यानी जिसको हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी, जिसको बोलते हैं बंधुता, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो प्रियम्बल है हमारी ली कहाँ से गई है, तो इसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जब आपसे पूछी जाएगी तो इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। लैंग्वेज अलग जगह से आपकी लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑस्ट्रेलिया एंड प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम यूएस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। मगध आपको पता है कि मगध का जो साम्राज्य हुआ उसमें कई सारे आपके शासक हुए, कई सारे साम्राज्यों का उदय हुआ था। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो अशोक के अभिलेख के बारे में जो अभिलेख बनाए हुए हैं उनसे ही जानकारी मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा हो जाता है, मैं बात करूँ इंद्रप्रस्थ जो है आपका, ये मगध में नहीं आता क्योंकि आपको उज्जैनी भी आता था, तोशिली भी आता था और तक्षशिला शिला भी आता था। ये सारे मगध साम्राज्य में आते थे। और बाकी अशोक की बात करें तो इसका जो रिलेशन था वो मौर्य डायनेस्टी से था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और मौर्य डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी आपको पता होगा। और चंद्रगुप्त के टाइम पर ही मेगास्थनीज आया हुआ था जिसने बुक लिखी हुई है इंडिका, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए हर अपडेट आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि एज पर वर्ल्ड बैंक सेंसस क्लासिफिकेशन 2020 एंड 21 इंडिया फॉल्स इन द कैटेगरी, यानी जो भारत है वो किस आपकी श्रेणी में आता है विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार। तो ये आपका आता है जाकर के, जिसकी मैं बात कर लूँ यहाँ पर तो लोअर मिडिल इनकम में आपका आता है। तो लोअर मिडिल इनकम देखिए आपका कहीं पर है, ये आपका दिया हुआ है, यानी कि निम्न मध्यम आय वाले देश जो होते हैं, यानी कि लोअर मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं इसमें हमारा इंडिया लाए करता है। तो यहाँ पर लोअर मिडिल इनकम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। तो ये आपका फर्स्ट जो सेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। एंड ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बम्बई में हुआ था। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि यह इसके जो आपके थे जो अध्यक्ष रहे हुए थे वो कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे जो कि पहले अध्यक्ष बने हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले अध्यक्ष बने हुए थे। एंड 1907 के अध्यक्ष आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं रास बिहारी बोस, क्योंकि इसका रीजन ये था कि नरम दल और गरम दल अलग अलग बढ़ गए थे। इसके बाद 1916 का भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि नरम और गरम दल जो थे वो एक साथ मिल गए थे और 1916 में जो थे अंबिका चरण मजूमदार रहे हुए थे, ये भी आपको याद रखना है, या इसकी अध्यक्षता की हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आगे है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और धन पालन के लिए किया जाता है। यानी यहाँ से ये पूछ रहा है कि इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज यूज्ड टू ग्रो फूड और द फूडर क्रॉप्स एंड रेस लाइव स्टॉक, यानी कि जानवरों के लिए भी खाना पीना हो जाता है और मनुष्यों के लिए भी हो जाता है। इसको हम किस प्रकार की कृषि बोलते हैं, तो ये हमारा मिक्स्ड फार्मिंग होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं मिश्रित किसी कृषि के नाम से जाना जाता है। मिक्स्ड जो फार्मिंग होता है ये आपका होता है। बाकी कैश क्रॉप अगर आपसे कभी पूछे कौन सा होता है, तो कैश क्रॉप क्या होता है, आपकी नकदी फसलें होती हैं जिनमें नकद पैसे आपको मिल जाते हैं, जैसे आपका गन्ना हो गया, जैसे आपका जूट हो गया, ये आपकी कैश क्रॉप होती है। तो मिक्स्ड क्रॉप क्या होती है, फार्मिंग, जिसमें जानवरों के लिए और जो आपके खाने के लिए भी जहाँ पर बंदोबस्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड बाय द गैलो फेस्टिवल, यानी कि जो गालो जनजाति है, पहली चीज तो ये होना चाहिए कि गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। और ये कौन सा आपका यहाँ पर फेस्टिवल है जो मनाती है जाकर के आपके कृषि के टाइम पर, एग्रीकल्चर के टाइम पर, यानी कि मोपिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको बुआई के टाइम पर किया जाता है, यानी कि कृषि का त्यौहार है आपका मोपिन जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसको मनाते कब है, इसकी मैं बात करूं तो 5 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। और कौन से आप याद रख सकते हैं जिसकी मैं बात करूं, आपका यहाँ पर मान लीजिए आपका ड्री फेस्टिवल एक और याद रखना है, ड्री फेस्टिवल आपका हो गया। सोलुंग हो गया, ये भी कहाँ का है, सोलुंग भी जब मैं बात करूं, सोलुंग भी अरुणाचल प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है। तो आपका ये अप्रैल में मनाया जाता है, बुआई के समय पर मनाते हैं। मोपिन जो है गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बायो रिजर्व स्पेयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर बायो स्पेयर रिजर्व की बात करी गई है जो कि आपके कितने हैं इंडिया के अंदर, जिनकी मैं बात करूं तो कुल 18, यानी कि 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 बायो स्पेयर जो रिजर्व हैं वो इंडिया के अंदर है। और अगर इससे मैं रिलेटेड बात कर लूँ इंडिया से कि और क्या क्या है यहाँ पर, तो 18 हैं, जिसमें कि सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला है जाकर के आपका नीलगिरी, यानी कि नीलगिरी का जो है जो कि आपके तमिलनाडु में आता है, ये सबसे पहला बायो स्पेयर रिजर्व। सबसे अगर आपसे छोटा पूछे कि सबसे छोटा बायो रिजर्व स्पेयर कौन सा है, तो वो आपका डिब्रू सैखोवा है, आपने नाम सुना होगा खूब।
डिब्रू जो सैखेवा है ये आपका सबसे छोटा है जो कि असम से है, ये भी आपको याद रखना है, ये असम का है। एंड नीलगिरी जो पहला स्टैब्लिश हुआ वो ये 1986 में हुआ था। और यहाँ पर याद रखिए कि आपका जो यूनेस्को का मैप होता है, यूनेस्को का आपने सुन रखा होगा, यूनेस्को धरोहर होती है, उसके साथ उसकी अमूर्त धरोहर होती है, और यूनेस्को मैप भी होता है। मैप क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका होता है, इसमें आपके 12 कुल बायोस्फीयर रिजर्व आपके जो है सम्मिलित है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट है, एज पर द बजट फॉर द ईयर्स 22, 23 एंड 24 हाउ मच इज द कॉर्पोरेशन टैक्स इन एवरी रुपी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि 1 रुपये जब प्राप्ति होती है सरकार को तो उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है वो कितना लगता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ 15 पैसे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कॉर्पोरेशन टैक्स है 1 रुपये के अंदर। तो आपका 85 रुपीज़ अलग होता है और 15 रुपीज़ पैसे जो होता है वो आपका कॉर्पोरेशन टैक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। यानी कि इनमें से 3 जो हैं कौन सी अलग अलग रॉक्स के, यानी कि 3 जो हैं वो एक सी है, आपको यहाँ पर सबसे अलग करना है। पहली तो हमारी आग्नेय शैल हो गई, दूसरी चुंबकीय शैल, तीसरी कायांतरित शैल, चौथी आपकी अवसादी शैल। तो आपको देखेंगे चुंबकीय यहाँ पर हटाइए तो आग्नेय, कायांतरित और अवसादी ये आपकी 3 चट्टानें होती हैं। ये चुंबकीय शैल आपका नहीं होता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही इसमें पूछा है कि कौन इनमें से एक नहीं है, तो चुंबकीय शैल आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि गैर डांस इज परफॉर्म्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ द राजस्थान। यानी राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो आपका गैर डांस जो होती है वो परफॉर्म करती है। तो गैर डांस की मैं बात करूं तो ये आपका परफॉर्म करती है भील जनजाति। भील आपकी पॉपुलर भी है काफ़ी, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। एंड भील के साथ आपकी गोंड जो होती है जनजाति, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, ये भी आपको याद रखना है। तो भील जो होता है ये आपका क्या करता है? गैर डांस को परफॉर्म करता है। और कौन कौन से राजस्थान के होते हैं? एक तो आपका घूमर हो गया, घूमर के साथ आपका गणगौर फेस्टिवल भी याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा गया। कालबेलिया डांस आपको याद रखना है जिसको हम सपेरा नृत्य के नाम से जानते हैं, इससे रिलेशन है गुलाबोबाई सपेरा का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन अगला है, दक्कन में मराठा द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% कर को क्या कहा जाता था? देखिए अब चलिए मराठा साम्राज्य की मैं बात करूं तो मराठा साम्राज्य आपको पता ही होगा कि इसमें 2 तरह के कर आपने सुन रखे होंगे। एक तो आपने चौथ सुना होगा और दूसरा सुना होगा सरदेशमुखी। ये आपने मराठा साम्राज्य जब भी पढ़ा होगा सुना होगा। चौथ की मैं बात करूं तो चौथ जो होता था वो 25% कर होता था। सरदेशमुखी था ये आपका 10% कर होता था। तो चौथ और यहाँ पर सरदेशमुखी तो 25% आपसे पूछा गया, यानी 1/4 की बात करिए तो 1/4 जो है आपका चौथ हो जाएगा, 1/4 आपका हो जाएगा। सरदेशमुखी की मैं बात कर लूँ तो सरदेशमुखी आपका 10% हो जाएगा, जो कि आपके मराठा टाइम पर था। और मराठा टाइम पर ही हमारा पानीपत का जो है 3rd वॉर यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और वो वर्ष कौन सा था जब पानीपत के मराठा साम्राज्य ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में पार्टिसिपेट किया? तो आपको ये बताना है वो साल कौन सा था जब आपकी पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, इलियान खाज वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन इन लखनऊ, ही वॉज नोन फॉर प्लेइंग। यानी कि इलियास खान जो थे ये लखनऊ के संगीत के घराने में तो पैदा हुए थे, लेकिन ये बजाते क्या थे, किससे इनका रिलेशन था? तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इलियास खान का जो रिलेशन है वो सितार से है। बाकी इनके मैं फादर की मैं बात करूँ तो फादर का इनके जो रिलेशन है वो था शाहजहाँपुर घराना से। फादर इनके शाहजहाँपुर घराना से थे और वो बजाते थे सरोद, याद रखना वो सरोद से संबंधित थे। इनकी माता जो है उनका रिलेशन था जाकर के लखनऊ के घराने से और वो भी सरोद बजाती थी, ये समझिए, लेकिन ये सितार बजाने लगे थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इलियास खान का रिलेशन क्या है? सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडीज। यानी नॉर्मल टेम्परेचर आपसे पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 37 डिग्री सेल्सियस आपका लिखा है। 37 ना होकर के हो सकता है कहीं कहीं आपको 38 दे दिया जाए। तो 37, 38 जो डिग्री सेल्सियस होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। और यही आपका जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होता है तो 98.4 फ़ारेनहाइट के करीब आपका पहुंच जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लास्ट है हमारा। नेक्स्ट है,
In August 2022, the Prime Minister of India inaugurated the होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इन, यानी कि जो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है 2022 में, इसको कहाँ पर खोला गया जिसकी मैं बात करूं तो इसको मोहाली में खोला गया। और मोहाली कहाँ पर आपका आता है, मोहाली आपका पंजाब में आता है। बाकी राजीव गांधी जो आपका ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर इंस्टीट्यूट है, अगर उसकी मैं बात करूं तो वो कहाँ पर है आपका, तो वो आपका दिल्ली में है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हुए हैं। बाकी टेक्स्ट बुक का जिन्हें पास लेना है वो ले सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि सारे शिफ्टों के आपके 2022 के भी करवा दूं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो क्या है कि वहाँ पर आपको सारी अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी, तो वहाँ से भी आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।